हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ साइंस के सिलेबस के बारे में, बोर्ड के ये किस तरह से रहने वाला है। तो हम देखेंगे इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से कि आपका 80 मार्क्स जो है थियरी और 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। यानी ये जो 20 नंबर रहेंगे स्कूल वाले या आपके सब्जेक्ट टीचर के हाथ पर रहने वाले हैं। और बाकी का जो आपका 80 मार्क्स है वो भैया आपके मेहनत पर डिपेंड करता है टोटली। और उसके बाद खैर ये जो 20 नंबर हैं ये भी आपकी क्लास परफॉर्मेंस और साल भर आप कैसा यूनिट टेस्ट वगैरह में कैसा परफॉर्म करते हैं उस पर डिपेंड करता है। 5 नंबर आपके वाइवा मॉडल वगैरह पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तीनों पोर्शंस की। तो आप जानते हैं कि साइंस में क्लास टेंथ में तीनों चीज़ें एक साथ हैं, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी आपको एक ही बुक में पढ़नी होती है। तो यहाँ पर वेटेज देख लेते हैं कि किसका किस तरीके का वेटेज यहाँ पर है। तो आप देख पा रहे होंगे जो आपका केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर है वो 25 मार्क्स का है। तो सीधे सीधे बोलें तो जो आपकी यूनिट नंबर 1 है वो डिपेंड करिए किस पे भैया, केमिस्ट्री पर, और ये है 25 मार्क्स की यानी 25 मार्क्स की। द सेकेंड यूनिट इज वर्ड ऑफ लिविंग, तो ये भी 25 मार्क्स की है वेटेज। एंड द थर्ड वन इज नेचुरल फिनोमिना, जो आपका थर्ड यूनिट है वो है नेचुरल फिनोमिना का, वो 12 मार्क्स का है। और अगला वाला है आपका इलेक्ट्रिक करंट, 13 मार्क्स का है। और नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये 5 मार्क्स का है। तो अगर आप देखेंगे जो नेचुरल फिनोमिना और इफेक्ट्स ऑफ करंट है ये 25 मार्क्स का है और नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स का। तो ये टोटल 30 मार्क्स का है। आप इसे फिजिक्स में कंसिडर कर सकते हैं। खैर ये जो यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ है ये तो फिजिक्स के ही पार्ट हैं। नेचुरल फिनोमिना और इफेक्ट्स ऑफ करंट तो है ही फिजिक्स। तो ये भी 25 मार्क्स के और 5 मार्क्स का आपका नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये भी आप थोड़ा सा जो है बहुत टफ पोर्शन नहीं होता है लास्ट वाला, ये फ्री के नंबर आ जाते हैं, ऐसी इजी सा होता है। तो आप देख पा रहे होंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों की वेटेज आपकी बराबर है। ठीक है, अगला चलते हैं हम जो है इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में कि ये किस तरह से है, डिस्क्रिप्टिव बात करेंगे थोड़ा सा। पूरा चैप्टर वाइज इसको जो है देखेंगे किस तरह से इसके मार्क्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। क्योंकि आप देखेंगे लॉकडाउन के बाद कुछ चीज़ें रिवाइज हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट यूनिट है जो कि 25 मार्क्स की है, उसमें कितने चैप्टर हैं? केमिकल रिएक्शन, उसके बाद है एसिड बेसिड एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी 4 चैप्टर हैं आपके। और ये 4 चैप्टर 25 मार्क्स के हैं। ठीक, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं भाई, आपको ये बताना है, ये पता होना चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, जिसको कि हिंदी में संयोजन और विघटन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या डाई डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो आप, प्रेसिपिटेशन है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। अगला है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो यहाँ पर जो है आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की जो डेफिनेशन देनी है भाई, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की जो डेफिनेशन होगी वो होगी आपके H+ आयंस एंड OH निगेटिव आयंस के जो है कंसंट्रेशन, या उसके हिसाब से आपको उसे डिफाइन करना पड़ेगा। यानी H+ आयन और OH निगेटिव आयंस की बेसिस पर आपको एसिड या बेसिस को डिफाइन करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो खट्टे होते हैं उन्हें एसिड बोलते हैं। तो आपका जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, एग्जांपल्स हैं आपके। उसके बाद जो है कुछ रिएक्शन है जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जैसे कि आपका एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है आपकी, ये है। उसके बाद आपका पीएच स्केल किसे कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट है। इसके डेली लाइफ यूजेज हैं जैसे कि खेतों में, खेत यानी मिट्टी का जो आपका पीएच होता है उसे कैसे चेक करते हैं या उसका क्या रोल है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो है आपको इसका प्रिपरेशन करना है, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं NaOH का प्रिपरेशन करना है वही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके यूजेज भी बताने हैं। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की आपकी जो है प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, मैं पहले एक स्कूल में जो है केमिस्ट्री पढ़ाता था, तो आप क्लास 12th में, तो आप मैं इस बेसिस पर आपको ये बात कह रहा हूँ कि जो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर है इसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये थोड़ा सा
डिटेल में आपको क्लास 12th में भी देखने को मिलेगी। तो जो आपका फोकस है रिएक्टिविटी सीरीज को आपको समझ के करना है, ये नहीं कि रट दिया, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद फॉर्मेशन है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिक किसे बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स किसे बोलते हैं। उसके बाद मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं, मतलब कैसे हम मेटल्स को साफ करते हैं। कोरोजन है एंड इट्स प्रिवेंशन, मेटलर्जिक प्रोसेस में जैसे आपका कैल्सिनेशन है, इस तरह की प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। या हम किसी मेटल को उसके ओर से कैसे साफ करते हैं, यानी जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है, गैंग किसे बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद है जंग यानी कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, जैसे कि आप लोहे के पुल को कोरोजन से कैसे बचाएंगे, ठीक। तो इस तरह की टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। अगला वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप जानते हैं बिना कार्बन के हम सब जो है हर चीज लगभग नेचर में कहीं ना कहीं उसमें कार्बन इन्वॉल्व होता है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और ये चैप्टर जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, ये तो ये मान के चलिए बच्चों कि आपका गेटवे है भाई, गेटवे है आपका केमिस्ट्री को। कौन सी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। क्लास 11th में आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड वो बॉन्ड। तो आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा, रटना नहीं है। ये नहीं कि रट लिया, आपको नोमेनक्लेचर सीखना है भाई। देखिए कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है भैया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ये देखिए मीथेन बना, तो इसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक। यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक कार्बन का, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, तो इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक। उसके बाद है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, उसके बाद है आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है, कि उसका किस तरह का नेचर होता है वर्सेटाइल नेचर। जैसे कार्बन कैटिनेशन बोलते हैं उसको, आप पढ़ोगे। उसके बाद है बच्चों इसमें जो है दो चीजें हैं, एक कैटिनेशन और एक आपका टेट्रावैलेंसी, दो प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद होमोलोगस सीरीज किसे बोलते हैं। उसके बाद आपका जो है नामकरण कैसे होता है, नोमेनक्लेचर, जैसे हैलोजेंस का, अल्कोहल्स का, कीटोन्स का, एल्डिहाइड्स का। और जब आप क्लास 11th और 12th में जाएंगे तो काफी वास्ट है, मतलब ये वाला जो चैप्टर है आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको सिर्फ 10th के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप साइंस लेना चाहते हैं या आप साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, आईआईटी करना चाहते हैं, बेसिक सभी से बनने चाहिए भाई, ठीक। तो यहाँ पर आप केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कुछ बेसिक्स रिएक्शंस होती हैं, जो हमारा कंबशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद एथनॉल है भैया, एथनॉल एंड एथनोइक एसिड, इनकी सिर्फ प्रॉपर्टीज और यूजेस देखने हैं। उसके बाद है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक सोप्स, सोप्स मतलब साबुन, एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। परिमार्जक या अपमार्जक बोला जाता है हिंदी में। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में भी है, कैसे मिसेल का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल करके टॉपिक पढ़ेंगे आप। अगेन अब चलते हैं बायोलॉजी में, तो ये है 25 मार्क्स का। अगेन ये द वर्ड ऑफ द लिविंग, द वर्ड ऑफ द लिविंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइफ बीइंग, सॉरी लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का भैया, पोषण का, पोषण हिंदी में न्यूट्रिशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब देखिए सिंपल सा, लिविंग बीइंग, हमारे अंदर जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं कैसे लेते हैं, कौन कौन सी, दो तरह से होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक है, हीटरोट्रॉपिक, ठीक है, रेस्पिरेशन। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में, ऑक्सीजन का, वाटर का, ठीक है। उसके बाद निष्कासन कैसे होता है, निष्कासन मतलब हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आते हैं, चाहे वो यूरिन के फॉर्म में हो, ठीक है, या आपका और तरीके से हो, ठीक है। तो अगला वाला है इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स। तो आपको ये बिल्कुल याद होनी चाहिए कौन सा प्लांट हार्मोन किसके लिए उत्तरदायी होता है। जैसे कि फल कैसे पकते हैं, जैसे फ्रूट्स होते हैं वो क्यों पकते हैं, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये बहुत प्यारा सा टॉपिक है, कह रही है वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। देखिए अभी मान लीजिए आपका हाथ कभी किसी गर्म तवे पर टच हो गया, तो एकदम से हम हाथ झटका लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, देखिए दो चीजें आपको याद होनी चाहिए, एनिमल हार्मोन्स और आपका जो है प्लांट हार्मोन। उत्तराखंड बोर्ड में इतना डिटेल में नहीं आता है, सिंपल सिंपल आपका क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनका क्या है कि वहां पर जो है डिटेल्ड आता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब कि एक कोई भी जब एक या दो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा उसमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है भाई। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल में फिजिकल कांटेक्ट होता है, असेक्सुअल में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक। नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब देखिए कितना बढ़िया टॉपिक है, नीड्स एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। आप देख रहे होंगे हमारे इंडिया में पूरा जो है पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी में इन्वॉल्व है भैया ये चैप्टर की, जो आपका मेथड्स कौन कौन से होते हैं आपका फैमिली प्लानिंग के, किस तरह से फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सेफ सेक्स होना चाहिए जब भी मतलब दो लोगों के बीच में सेक्स हो, मेल एंड फीमेल के बीच में। यहाँ पर इंसानों के लिए बात हो रही है क्योंकि फैमिली प्लानिंग इंसानों में ही करते हैं भाई, जानवर तो करेंगे नहीं। तो सेफ सेक्स कैसा होना चाहिए, दो देखिए सेफ सेक्स कैसा होगा, जिसमें कि आप जो है जो महिला है उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, और जो पुरुष हैं उनके भी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। प्रोटेक्शन यूज करी जाएगी, अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल करी जाएगी। एड्स से बचाव होगा, अगर आप जैसे आपका सेफ सेक्स करते हैं तो इसके तरीके आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कॉन्डम्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, देखिए कितना प्यारा टॉपिक है, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, महिला स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, इससे बढ़िया टॉपिक और क्या हो सकता है कि आप जो है कहीं ना कहीं वुमेन्स के हेल्थ के बारे में भी कहीं ना कहीं लोगों में क्या आएगी, जागरूकता आएगी। तो अभी से हमारे एनसीईआरटी में इन्वॉल्व है, बहुत ही प्यारी बुक है भैया। हेरिडिटी, इसको बोलते हैं अनुवांशिकता हिंदी में। मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये एक बाबा जी थे, ठीक है, मंक मोनेस्ट्री में रहते थे अपनी, तो इन्होंने मटर पे, मटर मतलब पी, पी ठीक है, मटर पे क्या किए थे भैया, आपके जो है शोध करा था इन्होंने, रिसर्च करी थी। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन। यह आप पढ़ेंगे, बहुत इजी सा टॉपिक है। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मतलब कब लड़का पैदा होगा, कब लड़की पैदा होगी, एक्स एक्स और एक्स वाई, क्रोमोजोम्स और सेक्सोजोम्स के बारे में आप पढ़ेंगे भाई। अगला चलते हैं हम नेचुरल फिनोमिना। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को, इसकी न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत होती है। इसमें जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, उसके बाद आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके बाद स्फेरिकल लेंसेज हैं, कनकेव, कन्वेक्स मिरर हैं। इनका डेरिवेशन वगैरह नहीं है, जब मैं क्लास 10th में पढ़ा करता था तो उस समय जो है डेरिवेशन हुआ करता था, लेकिन अब डेरिवेशन नहीं है। उसके बाद बात करेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, जैसे विबग्योर बनता है भैया, पैटर्न बनता है, आप देखेंगे कि विबग्योर बनता है। विबग्योर बनता है जब हम किसी भी विबग्योर बनता है जब हम किसी भी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, तो एक रेनबो बन जाती है। ठीक है, तो उसमें 7 कलर्स होते हैं। उसके बाद अगला है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। लाइट का डिस्पर्जन, लाइट का स्कैटरिंग और एप्लीकेशन इसके डेली लाइफ में आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स में, वो आपको अच्छे से सीखने पड़ेंगे। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ करंट। असल में केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट होना चाहिए था, इफेक्ट्स ऑफ करंट देखने को मिलेंगे, जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, नॉट अ बिग डील, ओम्स लॉ है, वी प्रोपोर्शनल टू आई, रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर इक्वल टू रो इन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, रो लगा देते हैं। ठीक है, फैक्टर्स जिसपे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी कंडक्टर का, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपन R1। थोड़ा सा अगर गलती हो बोलने में क्षमा करिएगा। ठीक है, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट्स। हीटिंग इफेक्ट क्या होते हैं भैया करंट के, इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशन कैसे हैं, जैसे आपका इंडक्शन चूल्हा है, ठीक, और आपका हीटर है, ये सारे इसकी डेली लाइफ है भैया। इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं, और इसमें एक और बहुत ही डेली लाइफ का आपको देखने को मिलेगा, जो ये बिजली का बिल आता है किलोवाट आवर के हिसाब से, जो यूनिट नापी जाती है वो कैसे नापी जाती है, यहाँ पर आप सीखेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन पावर, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, आपका एक छोटा सा डेरिवेशन है। अगला टॉपिक है इसमें फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किन्हें बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, थंब रूल वगैरह भी है इसमें। उसके बाद फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, छोटी छोटी डेरिवेशन है, अगर शॉर्ट शॉर्ट लाइन के, ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक है, और हम इसे समझा भी सकते हैं, मॉडल बनाए जा सकते हैं। उसके बाद एसी और डीसी का जो एडवांटेज है, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ये कह रहा है कि डीसी से बेटर एसी है, ये बताइए।
उसके बाद एक डायग्राम है किसका, जो आपके घरों में जैसे आप देख पा रहे होंगे, अभी मेरे रूम में लाइट जली हुई है, तो ये सर्किट तो है एक, तो ये डोमेस्टिक सर्किट कैसे बनता है इसका भी एक डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। अगला फाइनल चैप्टर है, 5 मार्क्स का है। इसकी वेटेज अवर एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम किसे बोलते हैं, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्या है, ओजोन डिप्लेशन, बहुत ही देखिए आज के टाइम पे टॉपिक है कि ओजोन, ओजोन यानी O3 जो कि हमें बचा रही है, O3 बोलते हैं भैया ओजोन को, केमिकल अगर फॉर्मूला में लिखूं। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्शन एंड दियर सॉल्यूशन, जो वेस्ट को हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, बायोडिग्रेडेबल में वो आ गई जो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, और नॉन में वो आ गई जैसे प्लास्टिक आपका नहीं गलता नहीं सड़ता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं बच्चों हम इंटरनल असेसमेंट, ये तो 80 मार्क्स का आपका पेपर था क्लास 10th साइंस का। अब बात करेंगे हम इसमें इंटरनल असेसमेंट की। इंटरनल असेसमेंट क्या है, फिजिक्स प्रैक्टिकल 3 मार्क्स का, भैया फिजिक्स का प्रैक्टिकल कराया जाएगा, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 3 मार्क्स का, बायोलॉजी प्रैक्टिकल 3 मार्क्स का। वैसे स्कूलों में कहाँ कराते हैं, तो होता तो है नहीं है, ठीक, फिर भी उसके बाद वाइवा वॉइस 3 मार्क्स की, कंटिन्यूस असेसमेंट यूनिट टेस्ट होंगे जो साल भर में 3 यूनिट टेस्ट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, 3 बार यूनिट टेस्ट होते हैं, और एक बार आपका कम से कम एक बार प्री बोर्ड कराना होता है, ज़्यादा बार भी करा सकता है स्कूल, वो स्कूल पर डिपेंड करता है। और प्रैक्टिकल जो है आपको एनसीईआरटी के ही लेने होते हैं, यहाँ पर आपको दे भी रखे हैं जैसे लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। ये हो जाएगा कि आपका फाइंडिंग द पीएच ऑफ फॉलोइंग सैंपल बाय यूजिंग पेपर, पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करके आप जो है पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं, एचसीएल का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एथनोइक सॉल्यूशन, लेमन जूस का, वाटर का, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो इस तरह से है। अगला वाला है भैया प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, और उसके बाद इनकी रिएक्शन किसके साथ, लिटमस सॉल्यूशन, जिंक मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट के साथ, या सोडियम कार्बोनेट के साथ। उसके बाद है भैया परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन एंड क्लासीफाई देम इनटू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में करनी होती है, खाली लिखना होता है, करना तो क्या ही है। उसके बाद ये प्रिस्क्राइब्ड बुक हैं, तो आपको कौन कौन सी बुक लेनी है क्लास 10th बोर्ड में, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो भैया लीजिए कौन सी, साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास एक्स एनसीईआरटी पब्लिकेशन, और जो आपका लैब मैनुअल लेना है वो भी एनसीईआरटी पब्लिकेशन का लेना है, एग्जाम्पलर लेना है तो वो भी किसका लेना है, एनसीईआरटी का, और पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। तो जो अगर आपको इधर उधर फालतू 10 किताबें बताया तो गुमराह कर रहा है, और एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल बुक्स। सो आप एनसीईआरटी पढ़िए, दाब के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी वही है भाई, एक बार आपको एनसीईआरटी की नस पकड़ में आ गई तो फिर आगे की किताबें जो है लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा के लिए तो फिर आप कोई अंत ही नहीं है उस चीज़ का। तो ये आपका सिलेबस था क्लास 10th साइंस का। उम्मीद करता हूँ 2-4 बच्चे जो भी इस वीडियो को देखें प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और एम करता हूँ मैं 5 लाइक्स का। आज मेरे वीडियो पर अगर 5 लाइक्स आ जाती हैं तो मैं 5 लाइक्स का एम करता हूँ, ओनली 5 लाइक्स का, ठीक। तो अगर किसी को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा, और अगर इस वीडियो में कोई कमी लगे तो वो भी बताइएगा कि भाई तू ये बढ़िया कर सकता है, और ये जो है ख़राब हो रहा है, तो वो भी कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।